नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आर्टिकल 200 को लेके जो कंट्रोवर्सी है, उस पे बात करेंगे। अगर हम देखें तो आर्टिकल 200 जो है वो रिलेटेड है गवर्नमेंट के एसेंट से रिगार्डिंग अ बिल। तो उसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई है। क्यों? क्योंकि गवर्नर के द्वारा कई बार हम देखते हैं क्या किया जाता है, कुछ बिल्स जो हैं उन पे एसेंट ना देके उनको रिजर्व कर लिया जाता है। किसके लिए? फॉर दी प्रेसिडेंट। ठीक है। इसके कारण जो स्टेट गवर्नमेंट किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, किसी एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, वो कर ही नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वो जो पर्टिकुलर बिल है वो एक्ट तभी बनेगा जब गवर्नर अपनी एसेंट देगा, और गवर्नर ने अपनी एसेंट देने की बजाय क्या किया है, उस बिल को रिजर्व करके रख लिया है फॉर दी प्रेसिडेंट। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो बिल्स हैं वो डिले हो जाते हैं। इसमें हम अभी केस भी देखेंगे आर एन रवि का। जो आर एन रवि हैं वे तमिलनाडु के गवर्नर हैं। उनको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिए हैं, इसके साथ में हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, फेडरलिज्म के जो कुछ प्रिंसिपल्स हैं हम उनकी भी बात करेंगे। हम जो स्टेट असेंबलीज की लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके साथ साथ में हम गुबर्नेटोरियल फंक्शंस का मतलब जो गवर्नर के फंक्शंस होते हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। बहुत हॉलिस्टिकली हम इस इशू को देखेंगे। एक पीवाईक्यू है जो यूपीएससी में आया हुआ है मेंस का, उसको भी हम देखेंगे। इसके साथ में कई सारी जो केस स्टडीज़ हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हम टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट का मीनिंग क्या है? देखो, दो चीज होती हैं, एक है हेड ऑफ द स्टेट, दूसरा है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ द स्टेट जो होता है सेंट्रल लेवल पे वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है। और स्टेट लेवल पे कौन होता है? गवर्नर। जब हम बात करते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट की, तब वो सेंट्रल लेवल पे कौन होता है? पीएम। और स्टेट लेवल पे कौन होता है? सीएम, यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो इस तरीके से आपको एक जो डिफरेंस है बेसिक वो पता होना चाहिए कि भाई जो स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें, द गवर्नर एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट ऑक्यूपाइज अ क्रूशियल प्लेस इन इंडियाज पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म। अगर हम फेडरलिज्म की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? डुअल पॉलिटी, यानी कि दोहरी राज व्यवस्था, जिसमें आपके पास में सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी और उसके साथ साथ में प्रत्येक राज्य के लिए आपके पास में स्टेट गवर्नमेंट भी होगी। ठीक है। तो जो गवर्नर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का। यहां पे हम स्टेट किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली जैसे यूपी, ठीक है, बिहार, तमिलनाडु, एमपी। यहां पे स्टेट का मतलब राज्य से है, गवर्नमेंट से नहीं है कि आप समझ लो कि पूरे देश के लिए हम स्टेट वर्ड का यूज कर रहे हो, नहीं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्टेट हेयर इज बीइंग यूज्ड फॉर प्रोविंस। ठीक है। तो ये ऑक्यूपाई करता है एक क्रूशियल प्लेस इंडिया के पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म में। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यह गवर्नर जो है ये एक लिंक होता है, यानी कि ये एक कड़ी होती है सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि सेंटर के द्वारा ही गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है गवर्नर को अपॉइंट। और कहाँ भेजा जाता है? एक पर्टिकुलर स्टेट में भेजा जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से जो गवर्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट की एड एंड एडवाइस पे काम करता है इन जनरल, लेकिन द गवर्नर हैज बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस वजह से ये एक बहुत ही क्रूशियल प्लेस हो गई किसमें? पार्लियामेंट्री फेडरलिज्म में। ठीक है। हाउएवर जो रिसेंट कंट्रोवर्सीज हैं, जैसे कि तमिलनाडु के गवर्नर जो आर एन रवि हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ बिल्स जो पास किए गए थे तमिलनाडु की विधानसभा के द्वारा, अगर हम नंबर्स की बात करें तो लगभग 10 के आसपास बिल्स थे जिनको उन्होंने एसेंट नहीं दी थी। तो एसेंट देने में, यानी कि अपनी सहमति स्वीकृति देने में उन्होंने डिले किया, जिसके कारण जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आर एन रवि डिले कर रहे हैं इन बिल्स को अपनी एसेंट देने में, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक है। ठीक है।
और इससे एक डिबेट रीइग्नाइट हो जाता है, दोबारा से चालू हो जाता है सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेके, फेडरल बैलेंस को लेके एंड जुडिशियल ओवरसाइट को लेकर। अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर है क्या। तो सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो लेजिस्लेटिव हैं और जुडिशरी है, इनकी जो पावर्स हैं ये क्या हैं, एक दूसरे से सेपरेट है। दे हैव देयर डिस्टिंक्ट रोल्स एंड दे हैव टू परफॉर्म दोज रोल्स ओनली। जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स का काम क्या होता है, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन। लेजिस्लेटिव्स का काम क्या होता है, इनका काम होता है लॉ मेकिंग एंड टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। जुडिशरी बेसिकली क्या काम करती है, जुडिशरी करती है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एंड जुडिशियल रिव्यू भी जुडिशरी के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम देखें इंडिया में एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव्स में जो सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है, हमें बहुत ज़्यादा डिमार्केटेड देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि भारत में जो लेजिस्लेटिव होता है वही एग्जीक्यूटिव भी होता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो एमपी बना है उसी को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या बना दिया जाएगा, मिनिस्टर भी बना दिया जाएगा। इसी वजह से जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव हैं इनके बीच में क्या करना, सेग्रीगेट करना वर्क को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हुई होंगी। अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने करा क्या, सुप्रीम कोर्ट ने जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया आर.एन. रवि जो गवर्नर हैं तमिलनाडु के, उनके द्वारा जो डिले किया जा रहा था 10 बिल्स को अपनी एसेंट देने में, तब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ किया है। आर्टिकल 142 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन गो टू एनी एक्सटेंट व्हेन इट नीड टू डू द कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस यानी कि पूर्ण न्याय करने के लिए क्या कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। अगर हम देखें तो आर्टिकल 142 का ही यूज किया गया था जब अयोध्या वर्डिक्ट भी आया था, ठीक है। अयोध्या वर्डिक्ट कौन सा है, आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो द कोर्ट इन्वोकिंग आर्टिकल 142 इटसेल्फ ग्रांटेड एसेंट टू द बिल्स। जिन बिल्स को सहमति स्वीकृति गवर्नर ने नहीं दी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने एसेंट दे दिया एंड लेड डाउन टाइमलाइंस while the president subsequently referred the matter under article 143 to a constitution bench turning it into a landmark constitutional movement। अब इसको समझते हैं हम, इसमें हो क्या रहा है, जब गवर्नर के डिले को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत खुद से एसेंट दे दिया और कहा कि गवर्नर को एक विद इन अ पर्टिकुलर टाइमलाइन ही किसी बिल के ऊपर अपनी एसेंट देनी होगी। तो उस टाइम पे आप सोचो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या बहुत खुश होगी, नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स कम हो गई हैं, क्योंकि गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट्स को क्या कर रही थी, कंट्रोल कर रही थी। तो प्रेसिडेंट जो है, हमें मालूम है प्रेसिडेंट भी एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे ही काम कर रही हैं। तो उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी ने आर्टिकल 143 का यूज किया और आर्टिकल 143 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उससे सलाह मांगी है, एडवाइस मांगी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है कि वो इस तरीके से गवर्नर के किसी डिसीजन के ऊपर फैसला दे सके। क्योंकि अगर हम देखें जो गवर्नर काम कर रहा है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है, ठीक है। और जो जुडिशरी है वो आपको पता है वो तो जुडिशियल बेसिस पे काम कर रही है ना। तो इस तरीके से हमें एक सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। लेकिन यदि जो कोर्ट है वो गवर्नर के द्वारा जो फैसले लिए जाने हैं उसमें इंटरफेरेंस करेगा तो क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन नहीं है। इसी को आधार बनाते हुए प्रेसिडेंट ने आर्टिकल 143 के तहत क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। तो मामला क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यानी कि संवैधानिक पीठ के पास में है। अब आपको एक चीज जो और पता होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जब हम बात करते हैं तब उसमें कितने जजेस बैठते हैं, 5 जजेस बैठते हैं या फिर 7 जजेस बैठते हैं, ठीक है, या फिर 9 जजेस बैठते हैं। तो इस तरीके से हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आपको ऑड नंबर्स ही देखने को मिलेंगे। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर हुई होगी।
अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में। तो हम थोड़ा सा गवर्नर के रोल को समझ लेते हैं। तो गवर्नर की अगर हम रोल की बात करें तो जो आर्टिकल 153 है वो मैंडेट करता है कि प्रत्येक राज्य में एक गवर्नर होना ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक से ज़्यादा राज्यों में भी एक गवर्नर हो सकता है, मतलब कि अ सिमिलर पर्सन कैन एक्ट एज अ गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट। आप यहाँ देख भी सकते हो, कैन बी वन फॉर मल्टीपल स्टेट्स। जैसे कि अगर हम बात करें तो ऐसा हो सकता है कि पंजाब है, ठीक है, और हरियाणा है, उनके लिए वी आर हैविंग सेम गवर्नर, यानी कि सेम पर्सन इज एक्टिंग एज गवर्नर फॉर मोर देन वन स्टेट। तो हमने आर्टिकल 153 को समझ लिया। आर्टिकल 154 जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट की बात करता है, जो गवर्नर में वेस्टेड है यानी कि निहित है। ठीक है, तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन जब हम देख रहे थे तब उसमें यही इशू आता है कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है गवर्नर की, वो तो मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की वो तो गवर्नर में निहित है, तब क्यों सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से इंटरफेयर कर रहा है। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर में क्या कुछ आता है तो उसको भी हम एक बार बात कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर में आपका अपॉइंटमेंट ऑफ सीएम भी आता है, ठीक है। उसके साथ साथ में जो कौन होते हैं, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं, वो भी आपके किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव पावर में आते हैं। और भी बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, उनकी हम अभी चर्चा नहीं करेंगे बिकॉज वो आपका स्टैटिक का पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करें आर्टिकल 163 की, तो गवर्नर एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट इन मैटर्स रिक्वायरिंग डिस्क्रिशन। तो ये आपको आर्टिकल 163 और आर्टिकल 154 को एक साथ देखना है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 154 क्या कहता है, स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास है, लेकिन आर्टिकल 163 क्लियर कर देता है कि वो उसका डिस्क्रिशन नहीं है, उसको एड एंड एडवाइस पे काम करना है, किसकी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, एक्सेप्ट वो कुछ चुनिंदा मैटर्स जिसमें उसके पास में डिस्क्रिशन यानी कि खुद की मर्जी होगी। तो जो जुडिशियल रूलिंग्स हैं, जैसे कि शमशेर सिंह केस में 1974 के जो जुडिशियल रूलिंग है उसने जो डिस्क्रिशन है किसका, गवर्नर का, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या केस है इसकी हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, वो आपको स्टैटिक में पढ़ाया जाता है। अगर हम बात करें पावर ओवर स्टेट बिल्स, ठीक है, तो आर्टिकल 200 स्पेसिफिकली है क्या, जो हमारा टॉपिक भी है। तो आर्टिकल 200 के तहत गवर्नर में गिव एसेंट, विदहोल्ड एसेंट, रिटर्न अ बिल, रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंशियल कंसीडरेशन, ठीक है। वो क्या कर सकता है, किसी बिल को सहमति दे सकता है, उसको विदहोल्ड यानी कि कैंसिल कर सकता है, नल एंड वॉइड कर सकता है, जिस चीज को हम कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो, वो उस बिल को क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी बिल को रिकंसीडरेशन के लिए भेजना, तो इसको हम कहते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। इसमें क्या होता है, यदि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोबारा से वही बिल गवर्नर के पास में भेजा जाएगा तब गवर्नर को इस बार उस पर साइन करने ही पड़ेंगे। और जो चौथी कंडीशन है वो है रिजर्व इट फॉर प्रेसिडेंशियल कंसीडरेशन। तो जो सबसे ज़्यादा कंटेंशन है यानी कि विवाद है वो इस पॉइंट को लेके ही होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई बिल पास कर लेती है, गवर्नर उस बिल को लेके बैठ जाता है और उसको रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट को भेजने के लिए। अब उसको भेजता भी नहीं है, उस पर साइन भी नहीं करता है, या उसको भेज दिया है तो प्रेसिडेंट के पास में वो पेंडिंग पड़ा हुआ है एंड प्रेसिडेंट इज नॉट गिविंग एसेंट ऑन दैट पर्टिकुलर बिल। इसी चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और कहा कि एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के अंदर अंदर गवर्नर को डिसीजन देना ही पड़ेगा, एसेंट बिल को देना ही पड़ेगा, ठीक है, जिसको लेके विवाद गरमाया हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल 201 की, तो प्रेसिडेंशियल पावर्स का इसमें जिक्र है व्हेन रिजर्व्ड, यानी कि वो बिल जिसको रिजर्व किया गया है गवर्नर के द्वारा आर्टिकल 200 के तहत, उस पे क्या होगा, प्रेसिडेंट में एसेंट, विदहोल्ड और रिटर्न द बिल। दिस अलाउज यूनियन ओवरसाइट, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि ना तो आर्टिकल 200 और ना ही आर्टिकल 201, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, अलाउइंग गवर्नर्स टू डिले इनडेफिनिटली, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशियल ओवरसाइट की। ऑल्दो नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ऐसा हमें केशवानंद भारती केस में 1973 के पता चलता है, हालांकि बहुत ही स्पष्ट रूप से संविधान में ये मेंशन्ड नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है, इट फंक्शंस फ्लेक्सिबली
विद ओवरलैप्स एंड चेक्स। कई बार हमें ओवरलैपिंग भी देखने को मिलती है, कई बार इसके कारण हमें चेक्स भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव पावर की, तो गवर्नर आर्टिकल 154 के तहत एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखता है, ठीक है, लेकिन आर्टिकल 163 के तहत वो मिनिस्टीरियल एडवाइस से बाउंड भी है, इसकी हमने चर्चा करी थी। हम बात करें आर्टिकल 245 और 246 की, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है यूनियन और स्टेट लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इट इज टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड सेपरेशन ऑफ पावर में डिफरेंस होता है। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं, तब हम जो पावर्स हैं उनको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, देन वी डिस्ट्रीब्यूट द पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है और जो सेपरेशन ऑफ पावर है, उसमें भी आपको एक डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर हम बात करें यदि जुडिशरी की, तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ये इंपावर करता है कोर्ट्स को कि वो इन्फोर्स कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लाइंसेस को थ्रू रिट्स। अब आपको मालूम है आर्टिकल 32 जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट के लिए है। और अगर हम देखें तो जो रिट की जो पावर होती है किसकी, हाई कोर्ट की, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो वाइडर है कंपेयर टू द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये एक बेसिक डिफरेंस है जो आई थिंक आपको मालूम होगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 142 एंड आर्टिकल 143 की, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे जो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। देखो, ये इनेबल करता है सुप्रीम कोर्ट को टू पास एनी डिक्री नेसेसरी फॉर कंप्लीट जस्टिस। डिक्री का मतलब होता है ऑर्डर, यानी कि पूर्ण न्याय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है। इसको यूज किया गया है अप्रैल 2024 में टू डायरेक्टली ग्रांट एसेंट टू बिल्स पेंडिंग बिफोर द तमिलनाडु गवर्नर। और ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेप है, यानी कि इससे पहले इस तरीके के कदम नहीं उठाएगा, ये अभूतपूर्व कदम है और इसने जो लेजिस्लेटिव डेडलॉक था उसको तोड़ दिया है। हम बात करें आर्टिकल 143 की, तब इसका यूज क्यों करना पड़ा। अब देखो, जब सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगा तब स्टेट गवर्नमेंट खुश होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट दुखी होगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही बेसिकली गवर्नर के जरिए क्या कर रही थी, उस बिल को डिले करवा रही थी। तो अब क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में सलाह लेने जाएगी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पावर है भी कि नहीं है। तो उसके लिए आर्टिकल 143 के तहत वो क्या करेंगे, एक एडवाइजरी ओपिनियन लेंगे प्रेसिडेंट के माध्यम से ऑन क्वेश्चंस ऑफ लॉ ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस फॉलोइंग द 2024 रूलिंग। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू रेफर्ड द इशू ऑफ वेदर कोर्ट्स कैन इम्पोज टाइमलाइंस ऑन गवर्नर्स प्रेसिडेंट अंडर दिस प्रोविजन, ठीक है। इस तरीके से जो आर्टिकल 142 और 143 हैं, ये साथ में क्या शोकेस करते हैं कि किस तरीके से जो जुडिशियल क्रिएटिविटी, आप सोचो, इट इज अ टाइप ऑफ क्रिएटिविटी, ये एक प्रकार का क्या है, नवाचार है ना। क्योंकि इससे पहले जो जुडिशरी है वो इंटरफेयर नहीं करती थी मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो गवर्नर है वो डिसीजंस कैसे ले रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे किया है। तो आर्टिकल 142 और आर्टिकल 143 को यूज किया गया है फॉर जुडिशियल क्रिएटिविटी एंड एग्जीक्यूटिव कंसल्टेशन ऑपरेट टू रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेज। यहाँ हम कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंस की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखने को मिला था कि गवर्नर जो है उसने क्या कर लिया था, गवर्नर बेसिकली यूज द पॉकेट वीटो। तो गवर्नर ने जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया, उसी चीज को ख्याल में रखते हुए हमें क्या देखने को मिला कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने आर्टिकल 142 का यूज किया एंड ट्राई टू गिव द कंप्लीट जस्टिस, ठीक है। फिर हम बात करें अगर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और लैंडमार्क रूलिंग्स की, कि इससे पहले क्या हुआ है। केशवानंद भारती केस में भी 1973 में अगर हम देखें तो जो एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेटिव्स हैं उनकी पावर्स को चैलेंज करते हुए एक तरीके से किसकी बात करी गई थी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात कही गई थी, ठीक है। फिर हम देखें इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस को, तो जब इमरजेंसी लगी वो इसी केस के कारण लगी थी, क्योंकि इस केस में जो इंदिरा गांधी हैं उनका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि ऐसे आरोप थे कि उन्होंने जो पब्लिक मशीनरी है उसका मिसयूज किया था चुनाव को जीतने के लिए। फिर हम बात कर सकते हैं स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की।
कोर्ट्स मस्ट शो रिस्ट्रेंट इन पॉलिटिकल क्वेश्चंस, ऐसा उस टाइम पे कहा गया। अब एक एल चंद्र कुमार केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है जब हम ट्राइब्यूनल्स वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, क्योंकि यदि आपको मालूम हो तो जितने भी ट्राइब्यूनल्स थे उनके डिसीजन को उस टाइम पे आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे, उनका डिसीजन फाइनल होता था। तो क्या कहा गया कि भाई जो ट्राइब्यूनल्स बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं, जुडिशरी की हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं, वे जुडिशरी का एक ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये जो ट्राइब्यूनल्स हैं दीज आर नॉट दी ऑल्टरनेटिव, यानी वो विकल्प नहीं है जुडिशरी का। इस वजह से उनके डिसीजन को भी क्या किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो इन केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि भाई जो लेजिस्लेटिव्स ने कानून बनाए हैं उनके ऊपर उनको चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अपने डिसीजंस दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से एक केस होता है नबाम राबिया या नबाम रेबिया केस, इसको हम अलग से किसी दिन पढ़ लेंगे जब ये न्यूज़ में आता है। तो इसके लिए आपको आर्टिकल 174 की भी हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। आप लोग इसको गूगल करके पढ़ सकते हैं, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, फिर हम बात करें अभी रिसेंटली क्या हुआ है, तो 2024 में जो तमिलनाडु का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि गवर्नर पॉकेट वीटो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मस्ट एक्ट विद इन रीजनेबल टाइम, यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर उसको डिसीजन लेना होगा, अपना एसेंट दे दे या बिल को रोक दे। भाई आप क्या नहीं कर सकते, पॉकेट वीटो नहीं कर सकते। ठीक है, फिर हम बात करें क्या चैलेंजेस हैं करंट फ्रेमवर्क में। तो करंट फ्रेमवर्क में जो चैलेंजेस हैं, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया उससे पहले, वो यही है कि टाइमलाइन की एब्सेंस है, जो बिल्स हैं वो कई सालों तक स्टॉल्ड यानी अटके पड़े रहते हैं। इससे लेजिस्लेचर्स यानी कि जो लॉ मेकिंग पावर्स हैं किनके पास में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में, वो प्रभावित होती हैं। यहाँ पे हमको अगर जो गवर्नर है उसको हमने इतनी शक्ति दे रखी है कि आर्टिकल 200 के तहत वो किसी बिल के ऊपर कितने भी लंबे समय तक क्या कर सकता है, रोक लगा सकता है उसकी एसेंट देने पर। तो यहाँ पे हमें डायआरकी यानी कि डुअल रूल देखने को मिल रहा है, जिसमें एक तरफ तो गवर्नर है और एक तरफ सीएम है, यानी कि डुअल अथॉरिटी है। और यह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो गवर्नर है या प्रेसिडेंट हैं उनको एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे काम करना होता है। ठीक है, फिर हम बात करें फेडरल फ्रिक्शंस की, तो एक्सेसिव रिजर्वेशन वीकन्स स्टेट ऑटोनॉमी। ये कौन से रिजर्वेशन की बात हो रही है, आर्टिकल 200 के तहत जो गवर्नर एक बिल को रिजर्व करके बैठ जाता है। ठीक है, हम बात करें अनसर्टिनिटी की, तो हमें ये भी देखने को मिलता है अलग अलग राज्यों में डिफरेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है, जिसके कारण भी डिलेज होते हैं। अब इससे होता क्या है, जब गवर्नर लंबे समय तक किसी बिल को एसेंट नहीं देता है तो मामला जुडिशरी में जाता है, जिसके कारण लिटिगेशन बर्डन भी बढ़ता है। लिटिगेशन का मतलब होता है मुकदमा। ठीक है, यानी कि मुकदमों का बर्डन जो है जुडिशरी पे बढ़ता चला जाता है। जुडिशरी रिपीटेडली ड्रॉन इनटू पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स, यानी कि जो राजनीतिक विवाद हैं उसमें जुडिशरी को बार बार इन्वॉल्व होना पड़ जाता है। ठीक है, इससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी भी क्या होती है, इरोड होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होता है, इसके ऊपर मैंने अपनी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग जाके उसको देख सकते हो। हॉलिस्टिकली आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। इसके ऊपर यूपीएससी में आज तक 4 PYQs आए हैं। ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम बात करें कि किस तरीके से हम बैलेंस कर सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर को और फेडरलिज्म को। तो एक तो जुडिशरी को क्या करना चाहिए, अगर हम देखें तो एक सेल्फ रिस्ट्रेंट रखना चाहिए कि भाई गवर्नर क्या करेगा या नहीं करेगा ये डिसाइड जुडिशरी कर रही है, कोर्ट कर रही है, तो गलत बात है, यानी कि उसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यदि वो अवॉइड करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो गवर्नर है वो आर्टिकल 200 का यूज़ करते हुए किसी पर्टिकुलर बिल को पास ही नहीं होने देता, यानी कि गवर्नेंस पैरालिसिस की सिचुएशन आ जाती है। तो इसी वजह से जुडिशियल नेसेसिटी की भी हमको नीड है। तो बट कोर्ट्स कैन इंश्योर कि डिसीजन इज मेड प्रिवेंटिंग गवर्नेंस पैरालिसिस। फिर हम बात करें तो फेडरलिज्म का भी एक कंसर्न आता है, क्योंकि यदि इनडेफिनिट डिलेज होते हैं तो उससे जो इलेक्टेड स्टेट लेजिस्लेचर है यानी कि जो वहाँ की गवर्नमेंट है, यानी कि जो MLAs हैं या फिर जो CM है प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो सोवरेनिटी है यानी उस विधानसभा की जो स्वायत्ता है वो भी अंडरमाइन होती है। चेक्स ऑन गवर्नर, जुडिशियल टाइमलाइन जो है वो एक करेक्टिव मैकेनिज्म हो सकता है, नॉट परमानेंट सब्सटीट्यूट फॉर कन्वेंशंस। ठीक है, अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें तो हमें टाइमलाइन को तो एक लेके आना ही होगा। 3 मंथ का पीरियड होना चाहिए
फॉर गवर्नर प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। इसके साथ में हमें कुछ गाइडलाइंस को कोडिफाई करना होगा, जिसमें पार्लियामेंट इनेक्ट कर सकती है एक फ्रेमवर्क, यानी कि पार्लियामेंट एक रूपरेखा यानी कि एक खाका तैयार कर देगी कि किस तरीके से हमें गुबर्नेटोरियल कंडक्ट को रेगुलेट करना है। गुबर्नेटोरियल कंडक्ट का मतलब होता है जो गवर्नर जो है उसके जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको किस तरीके से रेगुलेट करना है। हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करना होगा। गवर्नर को एक न्यूट्रल एम्पायर की तरह काम करना चाहिए, एक पार्टीसन एजेंट की तरह नहीं। यहां पे पार्टीसन का मतलब होता है पक्षपाती, ठीक है, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर जो पार्टी है या फिर किसी पर्टिकुलर एंटिटी है उसके पक्ष में डिसीजन दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे जुडिशियल सेफगार्ड्स की। तो आर्टिकल 142 को हम इन्वोक कर सकते हैं टू इन्फोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल साइलेंसेज, आर्टिकल 143 टू क्लैरिफाई डाउट्स, ये हमने पढ़ ही लिए थे। फिर हम लेजिस्लेटिव ओवरसाइट की बात कर सकते हैं। स्टेट असेंबलीज शुड रिव्यू डिलेज टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, जो डिलेज हैं उनको रिव्यू किया जाना चाहिए। हम पॉलिटिकल कन्वेंशंस की बात कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड गुड सेंस मस्ट रिड्यूस रिलायंस ऑन लिटिगेशन, ठीक है। अगर हम कंक्लूजन को देखें तो आर.एन. रवि का जो एपिसोड है वो हाईलाइट करता है इंडिया के फेडरल डिजाइन में क्या फ्रेजिलिटी यानी कमजोरी है, जब कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को इग्नोर किया जाता है। गवर्नर्स ऑफिस वाज इंटेंडेड एज अ सेफगार्ड नॉट एज एन ऑब्स्टेकल। आपको समझना होगा कि गवर्नर का जो ऑफिस है वो सुरक्षा प्रदान करने के लिए था, बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं था इन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, ठीक है। जुडिशियल इंटरवेंशंस जो आर्टिकल 142 और 143 के तहत हुए हैं उन्होंने टेम्परेरी रेमेडीज दी हैं, लेकिन जो लास्टिंग सॉल्यूशन है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म से ही निकलेगा, जिसमें आपको टाइमलाइंस को कोडिफाई करना होगा। जुडिशरी टाइमलाइन बताए उससे अच्छा क्या है कि पार्लियामेंट कानून बना के गुबर्नेटोरियल फंक्शंस को कोडिफाई कर दे और वो खुद ही यह तय कर ले कि गवर्नर को कितने समय में क्या करना चाहिए, किसी पर्टिकुलर बिल पे डिसीजन लेना चाहिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी स्ट्रांग हो। आर्टिकल 142 और आर्टिकल 143 का यूज़ टेम्परेरी है, क्योंकि यदि बार बार इनका यूज़ किया जाएगा तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का भी क्या होगा, वायलेशन होगा, ठीक है। हम क्या बात कर सकते हैं, द डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया रिमेन्स अ लिविंग प्रिंसिपल, फ्लेक्सिबल yet resilient, ensuring that no organ becomes supreme and that the will of the people expressed through legislatures is respected without delay or obstruction, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जहां पे आप क्या करते रहते हो, अडेप्ट करते रहते हो टू द कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस। तो हमें क्या करना है, हमारा जो संविधान है वो ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे जैसे चैलेंजेस आएंगे उनके अनुसार वो अपने आप को अडेप्ट कर लेगा, लेकिन हमें जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो मूल सिद्धांत हैं संविधान के, उनको प्रिजर्व भी करके रखना होगा। इसके साथ में हम डेमोक्रेटिक विल की बात कर सकते हैं, रेस्पेक्ट फॉर इलेक्टेड लेजिस्लेचर्स एंड द पीपल्स मैंडेट, ठीक है। हम फेडरल बैलेंस की बात कर सकते हैं, इसमें ऑब्वियसली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जिक्र आएगा। इसके साथ में आप देख सकते हो एक क्वेश्चन जो यूपीएससी में आया हुआ है, PYQ है 2022 का, discuss the essential conditions for the exercise of legislative powers by the governor, discuss the legality of repromulgation of ordinances by governor without placing them before legislature। यहाँ पे जो स्पेसिफिकली बात हो रही है वो किसकी हो रही है, अगर हम देखें तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें आर्टिकल नंबर 213 को हमें यूज करना होगा। इसमें कुछ केस स्टडीज होती हैं, जैसे कि RC कूपर केस, इसके साथ में एक किशन सिंह केस होता है, ठीक है। फिर DC वाधवा केस होता है। इनको हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक था इससे अलग था, लेकिन आपको इन तीनों केसेस के बारे में मालूम होना चाहिए। और ये जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, रिप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस की पावर है गवर्नर की, उसको आपको होलिस्टिकली प्रिपेयर करना चाहिए। इस क्वेश्चन को क्यों इंक्लूड किया है, दिखाने के लिए कि जो गवर्नर है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी उस पर क्वेश्चन आया हुआ है, एंड इन फ्यूचर ऑल्सो अ क्वेश्चन कैन कम ऑन गवर्नर। इसके साथ में ये दो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोग लिखने की कोशिश करें। डू यू थिंक दैट द रोल ऑफ गवर्नर इन स्टेट पॉलिटिक्स नीड टू बी रीडिफाइंड,
critically examine the view that governor is acting as an agent of the center rather than remaining a neutral constitutional authority. फिर अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन, exercise of discretionary powers by the governor has often come under judicial scrutiny. Examine the reference to recent cases. तो इसमें अगर हम डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो आर्टिकल 201 200 का जिक्र आएगा ही आएगा। इसके साथ में ही एक आर्टिकल नंबर 174 भी होता है, ठीक है, जिसमें हम नबाम रेबिया केस का जिक्र करते हैं। उसको हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि दिस इज़ नॉट योर स्टैटिक क्लास। हमने जो करंट अफेयर्स में एक इम्पॉर्टेंट रिलेवेंट जो टॉपिक चल रहा था, इशू चल रहा था, उसको यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। आपका कोई भी सजेशन है कि मुझे नया वीडियो किस टॉपिक पे बनाना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और लाइक के साथ में हाइप भी करें, ठीक है। इसके ज़रिए हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है और हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस तरीके के और भी वीडियोज़ लेके आएँ। थैंक यू।